नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, जिसके तहत हम 31 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक के टॉपिक्स को कवर करेंगे। इससे पहले का करंट अफेयर हमारे द्वारा अपलोड किया जा चुका है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले 2 बातें मैं आपसे करना चाहूँगी। पहली तो ये है कि अभी उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम हुआ है और अगर आपने प्रश्न पत्र देखा होगा तो सीधे वन लाइनर क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे। उस तरह के वन लाइनर क्वेश्चन भी अगर आप वीडियोस लगातार देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं तो कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो पूछा गया था कि हाल ही में अशांत क्षेत्र किसको घोषित किया था, और हमने आसफा की वीडियो में उसको कवर किया हुआ है। इसके अलावा जो हमारे सोशल मीडिया पर पोस्ट अपलोड होती रहती हैं कि कोई अगर इम्पॉर्टेंट डे है, कोई इंटरनेशनल कुछ थीम अगर सामने निकल के आ रही है तो हम उसको कवर करते हैं। तो देखिए 2 क्वेश्चन आपसे इम्पॉर्टेंट डे के बारे में पूछे गए थे। सिविल सर्विस डे आपसे पूछा गया था और साथ में जो है आपसे ओजोन डे पूछा गया था। तो अगर आप किसी एक चैनल को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, उसके वीडियोस सुनते हैं, उसके पोस्ट देखते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर करते हैं, लगातार एंगेज रहते हैं, तो देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं रहती। सिर्फ एक चैनल पकड़िए, उस पर विश्वास बना के रखिए, क्वालिटी कंटेंट ढूंढिए और फिर उसको जो है लगातार कंसिस्टेंटली जो है फॉलो करते रहिए। इसी से पेपर हो जाता है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस आपको नहीं देखना पड़ता है, कोई जादुई कंटेंट कहीं से निकल के नहीं आता है। क्वालिटी कंटेंट जहां पर उपलब्ध हो उसको बस लगातार कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते रहिए। दूसरी मेरी बात ये थी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपकी तैयारी में हेल्प कर रहे हैं, तो इन वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए तो सबसे पहले हम जो है न्यूज़ विद मैप को शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा टॉपिक है ये संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा। अभी देखिए एक बॉलीवुड अभिनेता को ये वीज़ा मिला है, इसीलिए न्यूज़ में है। उन अभिनेता का नाम तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये गोल्डन वीज़ा क्या है ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए कोविड हुआ, उसके अलावा देखिए कुछ अभी क्या हो रहा है, लोग हरित ऊर्जा की तरफ ज़्यादा जो है ध्यान दे रहे हैं। तो जो गैस या ऑयल पे डिपेंड रहने वाली इकोनॉमीज़ थी उनको अभी ऐसा लगने लगा है कि हमें जो है अपने जो इनकम के साधन हैं उनको थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कोविड में क्या हुआ, बहुत सारे प्रवासी लोग अपने मूल देश में वापस आ गए, तो कई जगह पर क्या है लेबर की कमी होने लग गई है। तो यूएई ने इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए कि पहली बात तुम अपनी अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करेंगे और दूसरा जो प्रवासी चले गए हैं उनको वापस बुलाने के लिए इस गोल्डन वीज़ा स्कीम को शुरू किया है, जिसके तहत जो किसी फील्ड के विशेषज्ञ हैं, जो ब्रेन होता है, उसको उन्होंने अपने देश में लाने के लिए एक दीर्घ अवधि के वीज़ा की जो है स्कीम शुरू की है। आइए समझते हैं। देखिए इसमें बताया हुआ है कि 2019 में यूएई के द्वारा एक दीर्घकालिक, साथ में क्या है निवास वीजा, दीर्घकालिक है तो निवास भी तो होगा ही, ठीक है, एक शुरू की गई थी जिसमें विदेशी नागरिकों को किसी भी स्थानीय प्रायोजक के बिना ही यूएई में रहने, काम करने और अध्ययन करने की जो है सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अलावा जो विदेशी नागरिक हैं वो 100% स्वामित्व वाले जो आप व्यवसाय जो है शुरू कर सकते हैं। 100% अगर आपने उसके अंदर अपना स्वामित्व रखा हुआ है तो भी आप जो है वहाँ पर व्यवसाय कर सकते हैं। इसके अंतर्गत देखिए कुछ समूहों को, कुछ व्यक्तियों को देखिए दीर्घकालिक निवास जो कि 5 से 10 साल के लिए हो सकता है उसका अवसर दिया गया है। कौन कौन है? इन्वेस्टर्स, उसके अलावा उद्यमी, उत्कृष्ट प्रतिभा वाले व्यक्ति जैसे कि शोधकर्ता, चिकित्सा के जो पेशेवर होते हैं, विज्ञान या अन्य ज्ञान के क्षेत्रों से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं और असाधारण छात्र। ये जैसे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं ना कि इंडिया में ब्रेन ड्रेन हो रहा था, अभी हमें क्या है ब्रेन गेन करने की जरूरत है। यानी कि हमारे यहाँ के जो प्रतिभावान लोग होते हैं वो पढ़ते हैं, अपने आप को इस काबिल बनाते हैं और बाद में वो देश छोड़ के कहीं और नौकरी करने लगते हैं। इसको हमें रोकना है। इसी चीज़ को देखिए यूएई लेकर आया है कि ब्रेन गेन करने की कोशिश जो है वो इस स्कीम के द्वारा कर रहे हैं।
तो अब जो है हम यूएई का मैप देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो येलो कलर से दिखाया गया है ये यूएई है, यहाँ पर इसकी राजधानी अबू धाबी। इसके अलावा आप आगे कुछ लोकेशंस देख सकते हैं। ये देखिए ओमान के साथ बॉर्डर करता है, यहाँ पर सऊदी अरेबिया के साथ बॉर्डर करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पर्शियन गल्फ जिसको अरेबियन गल्फ भी कहते हैं, इसकी जो है लोकेशन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कतर है, हालांकि ये इसके साथ बॉर्डर नहीं करता। तो ये हमने यूएई का मैप देखा, पहले भी कई बार हम इसको देख चुके हैं। इसके बाद जो सेकेंड न्यूज़ है ये है बामियान बुद्ध के बारे में। देखिए जो अफगानिस्तान की तालिबानी गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा है कि बामियान में जो बचे खुचे बुद्ध की प्रतिमाएं हैं या जो और भी चीज़ें हैं उनको अब हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दरअसल उनकी ये स्टेटमेंट आर्थिक हितों से प्रेरित होकर आई है, क्योंकि जिस स्थान पर ये बामियान मूर्तियां हैं दरअसल वहाँ का जो एरिया है वो माइनिंग के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है और वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट वहाँ पर चाह रहे हैं। तो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी है। हालांकि इससे पहले तालिबानियों के द्वारा जो बामियान बुद्ध की प्रतिमा थी, जो कि विश्व में खड़े हुए बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमाएं थी, इनको रॉकेट्स के द्वारा, बमों के द्वारा जो है काफ़ी नुकसान जो है पहुंचाया गया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर की जो साइट्स होती हैं उनमें इसको इंक्लूड किया गया है। आइए थोड़ा समझते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि जो मेस अयनक या फिर मेस एनाकी वाला एरिया है वहाँ पे प्राचीन बुद्धों की मूर्तियों की जो है रक्षा की जाएगी, ठीक है। अगर आप अफगानिस्तान का मैप देखें तो ये देखिए ये एक पूरा का पूरा जो रेड कलर से यहाँ पर मार्क्ड है और उसके बाद ये जो ब्लैक कलर चला है ये पूरा का पूरा क्या है, अफगानिस्तान का एक मैप है, ठीक है। ये काबुल राजधानी, यहाँ पर देखिए कांधार है। किसके साथ बॉर्डर कर रहा है, तो पाकिस्तान के साथ। यहाँ पर देखिए ईरान के साथ, ये तुर्कमेनिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ, तजाकिस्तान के साथ, ठीक है। यहाँ पर चाइना के साथ। अगर आप ये वाला एरिया देखेंगे तो ये वो वाला एरिया है जहाँ पे भारत का सीधा एक्सेस हो सकता है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन फिलहाल ये सारा का सारा पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, यानी कि जो पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है उसमें आता है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर इंडिया है। तो ये तो आपने समझा अफगानिस्तान, उसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन है। अब यहाँ से आप यहाँ आ जाइए तो ये देखिए अफगानिस्तान का मैप है और इसी के अंदर देखिए यहाँ पे जो लोकेशन दिखाई गई है यही कौन सी लोकेशन है जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाई थी, मेस अयानक, या फिर जिसको क्या बोलते हैं, मेस एनाकी भी बोलते हैं। तो ये देखिए ये काबुल है और काबुल के थोड़ा सा नीचे अगर आप देखेंगे तो ये मेस अयानक है, ठीक है। लोकेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए जो इस बामियान बुद्ध की प्रतिमाओं वाला जो एरिया है उसके बारे में हम बात करें तो हिंदू कुश पर्वतों में और बामियान नदी के किनारे जो कि बामियान घाटी थी वो दरअसल क्या थी, वो रेशम मार्ग के बीच पड़ने वाला एक प्रमुख केंद्र थी, जो कि वाणिज्यिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र के रूप में उस टाइम की हिस्ट्री में उभर कर सामने आई थी। यहाँ पर जो बामियान बुद्ध की प्रतिमाएं थी वो गुप्तकालीन, सेसेनियन और हेलेनिस्टिक कलात्मक जो विशेषताएं होती हैं उनका क्या है, उनके संगम का एक महान उदाहरण थी। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की ये मूर्तियां मानी जाती हैं। मैंने आपको बताया एक समय ये विश्व में बुद्ध की सबसे ऊंची खड़ी हुई प्रतिमाएं थी। इनको क्या है, शल और शमामा भी जो है कहा जाता है। विश्व धरोहर स्थलों में से एक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। अभी देखिए भारतीय विदेश मंत्री ने श्रीलंका का दौरा किया है। श्रीलंका में बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत न्यूज़ में है ये टॉपिक, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इस यात्रा के दौरान एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया जिसके तहत जो जाफना है, ये देखिए श्रीलंका का एक पूरा मैप दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए जाफना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा ये जाफना है। इसके जो 3 द्वीप है जिनके नाम क्या है, नैना तीवू, डेल्फ्ट या फिर नेदुन थीवू, और साथ में क्या है एनालाइट टीवू, ठीक है। यहाँ पर हाइब्रिड बिजली परियोजनाएं जो है स्थापित की जाएंगी। ये क्या है, चीन के प्रभावों को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है। इसके अलावा श्रीलंका के उत्तर और पूर्व में शुरू होने वाली ये भारत की तीसरी ऊर्जा परियोजना है। और देखिए भारत ने श्रीलंका का जो गंभीर आर्थिक संकट चल रहा है इससे उबरने के लिए पहले ही 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है मदद भी की है। इसके अलावा एक और समझौता ज्ञापन पर साइन हुआ है कि एक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की जो है स्थापना की जाएगी। इसके अलावा भारत देखिए पॉइंट पेड्रो में
पेसलाई में उत्तरी प्रांत का जो गुरुनगर है, राजधानी कोलंबो के दक्षिण में स्थित जो बालापिटिया है, वहां पर मात्स्यिकी बंदरगाहों को विकसित करने में भी जो है मदद करेगा। ये जो लोकेशंस के मैंने आपको नाम दिए, थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि कहाँ से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक एक रिपोर्ट से संबंधित है, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट। देखिए, रिपोर्ट को समझने से पहले एनर्जी ट्रांजिशन क्या होता है इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, अभी हम जो एनर्जी या पावर प्राप्त कर रहे हैं वो दरअसल क्या है, वो बेसिकली हमारी जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, जो हमारे ईंधन है जैसे कि कोयला है, गैस है, इन सब पेट्रोलियम है, इनसे प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इससे जो नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं वहाँ पर चले जाएं तो इसी को क्या है, एनर्जी ट्रांजिशन जो है बोलते हैं। यानी कि आप एक तरह के फेज से निकल के दूसरी तरह के फेज में जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ आपके कोयला वाले भी संयंत्र भी काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि ग्रीन एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। ठीक है, इसी को जो है एनर्जी ट्रांसमिशन बोलते हैं। किसके द्वारा जारी की जाती है, तो देखिए IRENA के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। ठीक है, बर्लिन एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग एक हुआ था, वहां पे इस रिपोर्ट को जो है लॉन्च किया गया है। अगर बात करें बर्लिन एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग की, तो ऊर्जा के क्षेत्र में जो प्रमुख हितधारक हेतु ये एक अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में काम करता है, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, एनर्जी के फील्ड में है, इतना बस ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए इस आउटलुक की, तो देखिए इसमें यह बताया गया है कि अब तक ऊर्जा के उपयोगों की जो प्रगति हुई है उसको प्रदर्शित किया गया है। साथ ही बताया गया कि नवीनीकरणीय आधारित जो ट्रांजिशन हो रहा है उसकी जो वर्तमान गति है वो अपर्याप्त है, इसको और ज्यादा स्पीड अप करने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा देखिए IPCC ने क्या कहा था, IPCC ने ये कहा था कि 2030 तक जो अक्षय ऊर्जा का वैश्विक परिवर्तन है, वार्षिक परिवर्तन है, वो कितना 3 गुना हो जाएगा, ये फैक्ट है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में बात कर लेते हैं तो क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर सरकारी संगठन है। आधिकारिक तौर पर जनवरी 2009 में बॉन जर्मनी में इसको स्थापित किया गया था। सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 164 है। भारत इसका 77वां संस्थापक सदस्य है, ध्यान रखिएगा। मुख्यालय इसका अबू धाबी में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्थापना की गई, कहाँ की गई थी, जर्मनी के बॉन में। तो ये देखिए यहाँ पर जर्मनी का एक मैप दिखाया गया है। अगर हम इसकी नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो देखिए चेक रिपब्लिक, उसके बाद पोलैंड, यहाँ पर आ जाइए तो आपका नीदरलैंड, यहाँ पर आ जाइए तो बेल्जियम, फिर यहाँ पे आ जाइए तो फ्रांस, यहाँ पे अगर आ जाएंगे तो स्विट्जरलैंड, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन कंट्रीज के साथ नेबर करता है। अगर बॉन की बात की जाए तो ये देखिए जर्मनी का बॉन यहाँ पर है, जहाँ IRENA की स्थापना की गई थी। अगर बात करें उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो देखिए हेडक्वार्टर है उसका अबू धाबी में, यानी कि UAE में अबू धाबी यहाँ पर है। ठीक है, दोनों लोकेशन हमने देख ली। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि 5वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन अभी हुआ है। देखिए बिमस्टेक का एक लोगो यहाँ दिखाया गया है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल। इसका 5वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, कोलंबो श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका देखिए बहुत न्यूज में, इसको ध्यान रखिएगा। UAE बहुत ज्यादा न्यूज में, उसका मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज हुई है, बिमस्टेक के चार्टर पर साइन हुआ है इस सम्मेलन के तहत। अब क्योंकि बिमस्टेक के चार्टर पर साइन हो गया है तो बिमस्टेक एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का संगठन बन गया है। इसका क्या होगा, अब अपना एक झंडा होगा, अपना एक लोगो प्रतीक चिन्ह भी होगा। ठीक है, देखिए ये चार्टर क्या कहता है, ये कहता है कि सदस्य 2 साल में एक बार जो है मिलेंगे। अब देखिए शिखर सम्मेलन में और क्या क्या हुआ है, परिवहन कनेक्टिविटी के लिए एक मास्टर प्लान की घोषणा हुई है। आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता को लेकर एक समझौता हुआ है, और साथ में कोलंबो में श्रीलंका में बिमस्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा TTF, इसको लेकर भी साइन जो है हुए हैं। ठीक है, अगर देखिए भारत की तरफ से क्या हुआ है बात की जाए तो भारत जो है अपनी तरफ से मदद करने के लिए जो बिमस्टेक सचिवालय है उसको $1 मिलियन जो है प्रदान करेगा। ठीक है, ये आप समझ गए। इसके अलावा देखिए बिमस्टेक के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई क्या है। इसमें 7 सदस्य हैं, जिसमें से 5 कौन से हैं, दक्षिण एशिया के हैं। कौन कौन से मैं आपको मैप में दिखाऊंगी। इसके अलावा 2 कहाँ से हैं, दक्षिण
पूर्व एशिया से है। तो अगर कभी क्वेश्चन ये आ जाए कि ऐसी कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ती है, तो बिम्स्टेक है। ध्यान रखिएगा, इसी तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है निकल कर आ जाते हैं। स्थापना कब हुई थी? 1997 में बैंकॉक घोषणा के टाइम पर हुई थी। दुनिया की लगभग 21.7% आबादी को, लगभग 3.8 ट्रिलियन इकोनॉमी को ये रिप्रेजेंट करता है। और सचिवालय इसका कहाँ है? तो ढाका में है। अब आ जाइए मैप पर, इसकी मेंबर कंट्रीज कौन कौन है? तो इंडिया है, देखिए यहाँ पर श्रीलंका है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, यहाँ अगर देखेंगे तो म्यांमार है, भूटान है और नेपाल है। ठीक है, तो ये सारे मेंबर कंट्रीज के नाम जो है जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे देखिए हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिनको हम, जो मैप में तो ज़रूरी नहीं है लेकिन वैसे ज़रूरी है। तो पहली कौन सी है? नेत्र परियोजना। तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है? पहले नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। दरअसल इसरो के द्वारा एक योजना लाई गई है कि भाई हमारे जो सैटेलाइट्स हैं स्पेस में है, अगर वो कभी किसी कचरे से टकरा जाएंगे, किसी डेब्रिस से उनकी अगर टक्कर हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, वो सैटेलाइट को काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। तो हमारे पास एक ऐसा अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए जो किसी सैटेलाइट के किसी मलबे से टकराने से पहले ही हमें सूचना कर दे और फिर उसके अनुसार जो है हम कोई स्टेप ले ले, सैटेलाइट का कुछ पाथ चेंज कर दे, कुछ कर दे। तो यही जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है इसको इसरो नेत्र नाम से जो है लेकर आया है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा, अलग अलग स्थानों पर रडार, टेलीस्कोप, नियंत्रण केंद्र, डाटा प्रोसेसिंग इकाइयाँ जो है स्थापित की जाएंगी ताकि छोटे से छोटे मलबे की ट्रैकिंग भी हो सके और ये सारे उपकरण जो है स्वदेशी रूप से डिजाइन किए जाएंगे। ये देखिए दिखाया गया है यहाँ पर, आप देख रहे हो कितना सारा अंतरिक्ष कचरा चारों तरफ घूम रहा है सैटेलाइट्स के अलावा भी। ठीक है, इसके बाद देखिए वर्णिका, ये न्यूज़ में है। दरअसल आरबीआई की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने मैसूर में एक स्याही निर्माण इकाई वर्णिका की जो है स्थापना की है। दरअसल ये इकाई ये सुनिश्चित करेगी कि बैंक नोटों को छापने के लिए जो इंक यूज होती है वो पूरी की पूरी हमारी स्वदेशी रूप से निर्मित हो जाए। इससे क्या है, सिक्योरिटी रहेगी और साथ में क्या है, इस स्याही वाले क्षेत्र में भारत जो है मेक इन इंडिया के विजन को साकार करेगा। यहाँ पर देखिए बताया गया है, अगर हम इसकी जो नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है इसकी बात करें तो भारतीय बैंक नोटों को छापने का ये काम करता है और 1995 में जो है इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्या है, रैंपे योजना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोर्ट ने एक आदेश पारित कर दिया है कि फलाना आदमी को जो है छोड़ दिया जाए। अब क्योंकि इस आदेश की हार्ड कॉपी पुलिस स्टेशन में पहुंचानी है, मान लीजिए स्टेशन काफ़ी दूर है, तो जब तक वो कॉपी वहाँ पहुँचेगी तब तक वो आदमी कोर्ट से आज़ाद होने के बावजूद भी बंदी है। लेकिन अगर कोर्ट क्या कर दे, उस आदेश की एक सॉफ्ट कॉपी ले ले, उस पर सॉफ्ट ही साइन हो जाए, ईमेल के थ्रू भेज दें, तो विद इन अ सेकेंड्स या विद इन अ मिनट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आदेश और उस व्यक्ति को तुरंत ही जो है रिहा कर दिया जाएगा। इसी विजन को लेके ये रैंप योजना जो है लेकर आई गई है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस योजना को मंजूरी दे दी है जिसकी शुरुआत जो है वित्त वर्ष 2022-23 में होगी। फुल फॉर्म क्या है, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। यहीं से अगर आप समझ जाएंगे, देखिए पहले तो ये केंद्रीय क्षेत्र की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दूसरा क्या है, इसके नाम से आपको पता चल रहा है एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए इस स्कीम को जो है लेकर आया गया है। तो यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं, इसको हमने पहले की वीडियोस में भी समझा था और कल के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि एमएसएमई की क्लासिफिकेशन जो नई वाली आई है कब आई है। तो देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं कि पहली जो एग्जिस्टिंग एमएसएमई क्लासिफिकेशन थी वो किसके आधार पर होती, प्लांट मशीनरी और इक्विपमेंट में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है इसके आधार पर आपको जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज में डिवाइड करते थे। लेकिन अब देखिए एक रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन आ गई है जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे और कितना एनुअल टर्नओवर होता है इसके बेस पे बताती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के बारे में बताया हुआ है। अगर आप जो है इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम का करते हैं तो माइक्रो कहलाते हैं, स्मॉल तो 10 करोड़ और मीडियम है तो 20 करोड़ की रेंज दी गई है। सेम जो है सर्विस के लिए दिया गया है, देख लीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इससे पूछे जा रहे हैं।
इसके बाद आइए नेक्स्ट टॉपिक, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022। देखिए क्या हो रहा है, इस विधेयक के द्वारा सरकार क्या कर रही है, दिल्ली में जो नगर निगम के पार्ट्स हैं अलग अलग, उनको मिलाकर एक ही बना दे रही है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि तीनों निगमों के एकीकरण से 1.5 साल तक टल सकते हैं चुनाव। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है कि तीनों निगम जब एक हो जाएंगे तो निगम के जो चुनाव है उनमें जो है समय लग सकता है। तो देखिए जो विधेयक है उसको संसद के द्वारा पारित कर दिया गया है और ये विधेयक क्या करता है, दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 इसमें जो है संशोधन करता है और तीनों नगर निगमों को मिलाकर उनका विलय करने का जो है प्रस्ताव देता है। इसके बाद देखिए क्या बताया गया है, 2011 में भी जो दिल्ली विधानसभा थी उन्होंने नगर निगमों को जो है 3 भागों में, किस किस में, उत्तरी दिल्ली नगर निगम में, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में और साथ में क्या है पूर्वी दिल्ली नगर निगम में विभाजित करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया था। अब ये जो नया वाला जो अधिनियम आया है इसके द्वारा कुछ पावर जो है दिल्ली सरकार को दी गई है और कुछ पावर जो है केंद्र सरकार को दी गई है। यहाँ पर दिल्ली सरकार की पावर्स के बारे में बताया हुआ है और यहाँ पर देखिए केंद्र सरकार की पावर्स के बारे में बताया हुआ, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार नजर डाल लीजिएगा, बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक, फोस्टर प्रणाली। देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी आदमी की रिहाई का आदेश पारित कर दिया है और वो मान लीजिए किसी दूरस्थ जेल में जो है कैद था, तो अब उस आदेश की हार्ड कॉपी को वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, तो तब तक उस आदमी की रिहाई होगी नहीं और ये उसके फंडामेंटल राइट के खिलाफ है कि उसको बेगुनाह साबित करने के बाद या उसके छोड़े जाने के आदेश के बाद भी उसको जेल में ही रखा जा रहा है। तो क्यों ना ऐसा हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एक सॉफ्ट कॉपी में ईमेल के थ्रू जो है भेज दिया जाए, तो विद इन सेकेंड ईमेल जो है पहुंच जाएगी और तुरंत ही उस आदमी को रिहा जो है किया जा सकेगा। इसी विजन को साकार करने के लिए ये जो है प्रणाली लाई गई है। तो क्या लिखा है, सीजेआई ने लॉन्च किया फोस्टर। अब जमानत के बाद कैदियों की रिहाई के लिए अदालती आदेशों का नहीं करना होगा इंतजार, यानी कि जो दस्तावेजों की हार्ड कॉपी है उसको जेल प्रशासन तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना होगा। ठीक है, तो जो हमारे मुख्य न्यायाधीश एवी रमन्ना, उन्होंने बेसिकली इसको लॉन्च किया है। फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का त्वरित और सुरक्षित प्रसारण। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश होंगे, स्थगन के आदेश होंगे, जमानत के जो आदेश होंगे और कार्रवाई आदि की जो रिकॉर्ड होगी, उनकी ई प्रमाणित प्रतियों को एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार चैनल के माध्यम से अधिकारियों को ट्रांसफर करने के लिए क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा एक फोस्टर सेल भी बनाया जा रहा है। अब देखिए आप सॉफ्ट कॉपी ईमेल करके भेज रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उन ईमेल्स की भी तो एक रजिस्ट्री होनी चाहिए ना, किस एक ईमेल पे भेजना है, कि पर्सनल आईडीज पे तो भेजेंगे नहीं। तो देखिए कुल 1887 ईमेल आईडी जो है बनाए जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय की एक रजिस्ट्री में फोस्टर सेल की स्थापना की जा रही है और जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है इसकी मदद से इसको जो है विकसित किया जा रहा है। इसमें क्या होगी, जमानत या रिहाई से संबंधित जो भी आदेश होंगे उनकी सॉफ्ट कॉपी डिजिटली हस्ताक्षर होकर ईमेल के द्वारा जो है पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, ये अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पीएम युवा योजना। तो देखिए युवा लेखकों के लिए जिनकी आयु कितनी हो, 30 साल तक की हो, 29 मई 2021 को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा लेखकों के लिए प्रधानमंत्री परामर्शदाता योजना इसको शुरू किया गया था। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करेगी। संस्कृति और साहित्य का आदान प्रदान होगा। इसमें क्या होगा, जो पुस्तकें चयनित की जाएंगी इस योजना के तहत उनका अनुवाद भिन्न भिन्न भाषाओं में जो है किया जाएगा और जो एजुकेशन हमारा मिनिस्ट्री है उसके अंदर जो नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी है उसके द्वारा जो है इस योजना का संचालन किया जाएगा। यहाँ पर देखिए बताए गए हैं कि जो मेंटर होंगे, जो यंग राइटर्स होंगे उनको मेंटोरशिप दी जाएगी। थीम क्या होगी ये बताई हुई है। सिलेक्शन एक कंटेक्स्ट के द्वारा होगा। ठीक है, टोटल 75 ऑथर्स को जो है सिलेक्ट किया जाएगा। उसके अलावा जो बुक्स हैं उनको पब्लिश किया जाएगा, किस पे, नेशनल यूथ डे पे, और इसके अलावा उनको जो है स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये कुछ इसके और फीचर्स दिए गए हैं, आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा।
नेक्स्ट टॉपिक आता है हरिचंद्र ठाकुर। दरअसल अभी जो श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर इनकी 211वीं जयंती जो है सेलिब्रेट की गई और इसके अवसर पर जो मटुआ धर्म महामेला आयोजन किया गया था उसका उद्घाटन मोदी जी ने जो है वर्चुअली किया। दरअसल जो हरिचंद्र ठाकुर थे उन्होंने बंगाल प्रेसिडेंसी के जो अछूत लोग थे जब उनको जो है चंडाल नामक एक अपमानजनक शब्द का प्रयोग करके शोषित किया जाता था उनके उत्थान के लिए जो है कार्य किया था। ठीक है, इसके बाद देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो 1812 में। फिलहाल ये बांग्लादेश में पड़ता है, ओरकंडी यहाँ पर हुआ था, ध्यान रखिएगा। इन्होंने वैष्णव संप्रदाय के अंदर ही एक और संप्रदाय की स्थापना की जिसको मटुआ के नाम से जाना जाता है और नाम शूद्र जो संप्रदाय था जो जिनको चंडाल लोग कहते थे उन लोगों ने जो है इनके संप्रदाय को जो है अपनाया था। ठीक है, तो मटुआ संप्रदाय, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट वाला, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो चीजों के नाम लूंगी, दोनों ध्यान रखिएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 22-23 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी गई है। सिफारिशें किसने की थी? कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशें। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एमएसएमई की सिफारिश कौन करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। और घोषणा कौन करता है? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करती है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि चेंजेस सजेस्टेड इन एमएसएमई प्रोग्राम टू प्रमोट पल्सेस। अभी देखिए हमारे यहाँ का जो एमएसपी प्रोग्राम है वो इस तरीके से है कि वो केवल चावल और गेहूं की खेती को ही प्रमोट करता है, बाकी फसलें कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है। लेकिन सरकार अब योजना बना रही है कि दालों को, ऑयल सीड्स को भी प्रमोट किया जाए। इसके लिए एमएसपी के प्रोग्राम में कुछ चेंज करने की जो है बातचीत की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या है, पहले तो ये समझते हैं। वो मूल्य जिस पर सरकार जो है फसलों को खरीदती है। सरकार कहती है भाई किसानों को आप मंडी में जाइए, अपनी सब्जी बेचिए, किसी व्यापारी को बेचना चाहते हैं तो बेच दीजिए। लेकिन मान लीजिए उतना पैसा आपको बाजार में नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, तो हमने जो पैसा घोषित किया हुआ है उस पर हम आपकी सारी की सारी फसल खरीदेंगे और उस घोषित मूल्य को ही एमएसपी जो है कहते हैं। ठीक है, तो आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है वो खरीफ और रबी दोनों ही मौसमों में उगाए जाने वाली 23 फसलों के लिए एमएसपी का निर्धारण करता है। इसका जो गणना की जाती है वो किसानों की उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना, ध्यान रखिएगा, उत्पादन लागत का 1.5 गुना इस पर जो है घोषित की जाती है। समझेंगे, मैं आपको क्लियर करूंगी। ठीक है, एमएसपी का निर्धारण जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक साल में 2 बार किया जाता है, एक बार रबी के लिए, एक बार खरीफ के लिए। ठीक है, और जो ये कृषि लागत और मूल्य आयोग है ये क्या है? एक वैधानिक निकाय है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए अभी जो हमारी एमएसपी है वो जो हमारा एक स्वामीनाथन आयोग था उन्होंने कुछ सिफारिशें दी थी, उसके बेस पे दी जाती है। हालांकि थोड़ा सा चेंज है, उन्होंने कहा था आप एमएसपी जो है C2 लागत के आधार पर दीजिए, लेकिन जो गवर्नमेंट है फिलहाल वो किस लागत के आधार पर देती है? वो देती है A2 + FL। ठीक है, अब यहाँ पे ये A2 + FL क्या है? देखिए A2 क्या है? जो आपने पैसा खर्च किया है चीज़ों को खरीदने में, आपने बीज खरीदा है, मशीन खरीदी है, उर्वरक खरीदा है, पेस्टिसाइड्स खरीदे हैं, ये जितना भी आपने खरीदा है वो गवर्नमेंट ले लेती है A2 में। ये तो आपने सामान खरीदा, अब आप खेती कर रहे हो तो खेती करने में पूरी फैमिली लग रही है, उस फैमिली का जो श्रम है यानी कि जो फैमिली लेबर है उसकी भी तो कॉस्ट है। तो फैमिली लेबर की कॉस्ट और इसका जितना भी आएगा उसका 1.5 गुना जो है सरकार आपको देगी, यानी कि 50% का जो है लाभ आपको गवर्नमेंट देती है। वहीं अगर C2 के ऊपर गवर्नमेंट देती तो C2 के अंदर क्या होता है? जो आपका लैंड है जिस पर आप खेती कर रहे हो उस लैंड का भी तो कोई किराया होगा ना, कुछ उसका भी तो लैंड का कुछ खर्चा होगा, तो उस लैंड को भी जब कैलकुलेट करते हैं तो C2 पे जो है जाता है। फिलहाल बस इतना ध्यान रखिएगा A2 + FL का 1.5 गुना जो है सरकार दे रही है। यहाँ पर इन तीनों का क्या मीनिंग होता है ये जो है बताया गया है।
नेक्स्ट टॉपिक, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना। ये देखिए न्यूज़ में है। दरअसल जितने भी एशियाई देश हैं उनमें बाढ़ से होने वाली जो मृत्यु है उसमें भारत सबसे ज़्यादा आगे है। ठीक है, देखिए केंद्रीय जल आयोग की एक रिपोर्ट आई, उसने बताया कि 1952 से लेकर 2018 के बीच बाढ़ की वजह से करीब 1 लाख लोगों की जो है मौत हुई है। अगर बांधों की कुल संख्या की बात करें तो भारत में 5445 बांध है, जिसमें से 293 बांध तो ऐसे हैं जो 100 साल पुराने हैं, कभी भी उनका जो है हालात खराब हो सकते हैं। इसके अलावा 25% बांध ऐसे हैं टोटल में से जो 50 से 100 साल पुराने हैं, यानी कि वो इतनी जर्जर अवस्था में है कि उनको मरम्मत की, उनको ठीक करने की बेहद गंभीर आवश्यकता है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए इन बांधों को ठीक करने के लिए सरकार एक योजना लेके आई जिसका नाम है ड्रिप, जिसको बोलते हैं डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इसको देखिए 2012 में ही विश्व बैंक के सहयोग से केंद्रीय जल आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो चयनित मौजूदा बांध होते हैं उनकी सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन के तरीकों में स्थायी रूप से जो है सुधार करना। इस परियोजना को 2 चरणों में देखिए लागू किया जाएगा। पहला चरण 1 है और दूसरे को फर्दर 2 में बांटा गया है, चरण 2 और चरण 3। ठीक है, जो सेकंड और थर्ड है उसमें वर्ल्ड बैंक के अलावा जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उसकी तरफ से भी वित्तीय सहायता जो है दी जा रही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल। ये न्यूज़ में होता क्या है, देखिए चीनी उद्योग का एक बाय प्रोडक्ट है, उत्पाद है। गन्ना प्रसंस्करण के अपशिष्ट जो शीरा होता है उससे ये बनता है और जो हम एल्कोहल बनाते हैं उसके कच्चे माल के रूप में जो है इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये देखिए क्या होता है, गंधहीन और स्वादहीन होता है और एल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, 95% तक होती है। उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं तो देखिए कॉस्मेटिक्स में, इसके अलावा इत्र, हेयर स्प्रे आदि जैसी चीज़ों में इसके उपयोग जो है होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, राइट मॉस माउंटेन। ये दरअसल न्यूज़ में, दरअसल जो नासा का न्यू होराइजन्स यान है उसने प्लेटो के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ भेजी है। नासा का इकलौता एक ऐसा यान है जो प्लेटो पे गया है। इस यान से पता चलता है कि बर्फीले लावे के प्रवाह ने हाल ही में इसकी सतह में बड़े हिस्से को जो है कवर किया गया है। यहाँ पर देखिए इसी आइसी लावा को जो है पिक्चर में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक चट्टान के बारे में भी पता चला है जिसका क्या नाम है, राइट मॉस नाम की पहाड़ी, जो अपने परिवेश से 4 से 5 किलोमीटर ऊपर की ओर जो है उठी हुई है। वैज्ञानिकों का दावा है कि जो राइट मॉस एक ज्वालामुखी है और क्योंकि इसमें क्रेटर नहीं है तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है। जो बहुत पुराने ज्वालामुखी होते हैं उनमें क्रेटर का निर्माण जो है हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि ये वाला टीला और प्लूटो के जो कई और क्षेत्र हैं उसमें मुख्य रूप से जो है पानी या बर्फ से कवर है, ना कि नाइट्रोजन या मीथेन बर्फ से। ये अपने आप में एक अलग तरह का तथ्य जो है वैज्ञानिकों को देखने को मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। दरअसल सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक फैसला लिया है कि जो 4 फिल्म मीडिया इकाइयाँ हैं उनका दरअसल विलय कर दिया जाएगा। ठीक है, और बेसिकली क्या है, इन सब को मिलाकर फिल्म डिवीज़न को, फिल्म समारोह निदेशालय को, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रह को, बाल चित्र समिति को मिलाकर राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में मिला दिया जाएगा। ये निर्णय जो है बिमल जुल्का के नेतृत्व वाली समिति 2020 की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। अब यहाँ पर हम देखिए NFDC के बारे में पढ़ लेते हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करता है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद जो फर्दर 4 है उनकी देखिए एक एक करके यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, आप इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मुख्य न्यायाधीश बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो। दरअसल अभी जो है CGI ने ये कहा है कि जो CBI है उसकी निष्क्रियता और साथ में उसकी जो एक गड़बड़ सी भूमिका देखने को आजकल मिल रही है, ये मजबूर करती है कि उसको जो है न्यायिक अवलोकन के नीचे जो है लेकर आया जाए। यही देखिए बताया गया है कि CBI की गंभीर सार्वजनिक जांच के दायरे में अब जो है लाने की आवश्यकता है, ऐसा CGI ने बोला है। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये वाली न्यूज़ जो CGI ने बोला है इसको लेके आगे क्या डेवलपमेंट होता है हम आगे पढ़ेंगे। तो
सीबीआई देखिए 1963 में गृह मंत्रालय के तहत किसके अंदर काम करता है? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग है उसके प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। पावर कहाँ से मिलती है इसको? इसका अपना कोई एक्ट नहीं है, बल्कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से ये जो है पावर्स लेता है। संथानम समिति की जो सिफारिशें थी उसके आधार पर इसको बनाया गया था। केंद्र सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी के रूप में ये काम करता है। इसके अलावा जो सीवीसी है और साथ में लोकपाल है उनको भी सहायता देता है। भारत में नोडल पुलिस एजेंसी है जो इंटरपोल के सदस्य देशों के साथ समन्वय जो है करती है। अब देखिए शॉर्ट न्यूज को देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्या है कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला इक्वाडोर जो है पहला देश बन गया, तो इक्वाडोर का नाम याद रखिएगा। इसके बाद देखिए वाचाघात। वाचाघात का मतलब होता है बोली का बंद हो जाना। ये देखिए मस्तिष्क का एक विकार है जिसके कारण बोलने, पढ़ने और लिखने में क्या है प्रॉब्लम होती है। इसके बाद अनुच्छेद 356 ये बहुत इंपॉर्टेंट में है, राष्ट्रपति शासन। पॉलिटी में इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति को अगर ये लग जाए कि राज्य में ऐसी स्थिति आ गई है कि अब राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के तहत नहीं चलाया जा सकता है, तो वो राज्य सरकार को निलंबित कर सकते हैं और राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। इसको राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल में एक बहुत दुख भरी जो घटना हुई है जहाँ पर कुछ लोगों को जिंदा जला दिया गया है, तो उसके बाद मांग उठने लगी है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन जो है लगा दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। तो इसीलिए देखिए न्यूज़ में है। इसके बाद देखिए कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज के बारे में 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं हमारे यहाँ, 8 के नाम दिए गए हैं। जो हमारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP है उसमें 40% का वेटेज इन्हीं कोर इंडस्ट्रीज का है। अगर इनको अपने भारांक के घटते क्रम में लगाया जाए तो सबसे ऊपर रिफाइनरी उत्पाद, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक जो है आता है। इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और अगर आपको चीज़ें समझ आई है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।